हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ड्रीम जॉब जो कि ऑनलाइन क्लास में। ड्रीम जॉब ऑनलाइन क्लास जो कि बहुत बच्चों का जो कि कमेंट हम देख रहे थे कि सर साहब साइंस पढ़ाते, कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए भी साइंस क्लास लाइए। तो हमने जो कि चैनल्स न्यू चैनल्स है जो कि ड्रीम जॉब ऑनलाइन क्लास करके आप लोग सभी प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पे आपको साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेनली जो हम जो क्लास में कराने वाले वो मेनली साइंस क्लास के लिए, चाहे बीपीएससी, अभी बीपीएससी जो कि एग्जाम होने वाला है टीआरए में, जिसमें 30 प्रश्न जो कि कितने प्रश्न आते हैं जो कि बीपीएससी में, जो कि आपको 30 प्रश्न जो कि इससे पूछी जाती है। तो वह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम उसी लेवल के आते हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया या टीआरई 4 जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हो गया। तो जो साइंस के है बहुत ही बेहतरीन, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, ये मेनली जो कि आपको हिंदी मीडियम में रहेगा और बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, जनरल साइंस है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए कर रहे हैं तो ये जनरल साइंस ही होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस में। अगर आप लोग नए होइएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर होती है, उसके सबसे बड़ी ग्रंथि का बात किया जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? याद रखिएगा, कौन सा होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या होता है? ये लीवर होता है। अब देखिए लीवर हमारे और भी इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर लीवर जो है किस काम में आता है। तो ये मेनली जो काम आता है वह भोजन को पचाने के लिए। क्या आता है? भोजन, भोजन को पचाने के लिए। भोजन पाचन लिख देते हैं, भोजन पाचन के लिए लिए उत्तरदायी होता है। भोजन पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और क्या प्रश्न बन सकता है? जो लीवर जो होता है वह एक बाइल जूस करता है। बाइल जूस होता है। बाइल जूस क्या है का मतलब होता है पित्त रस। पित्त जो कि पित्त जो होता है, पित्त रस इसको बोला जाता है। पित्त रस जो कि स्रावित करता है। क्या होता है? बाइल जूस स्रावित करता है, जिसको हम लोग क्या होता है? पित्ताशय, यानी कि पित्ताशय से। कहाँ ये कहाँ से रिलीज होता है? इसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, जिसको हम लोग गॉल ब्लेडर कहते हैं। गॉल ब्लेडर से होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको समझ में आ गया ये किस काम के लिए आता है। तो भोजन को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन को कैसे पचाता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो कि बाइल जूस होता है यानी पित्त रस होता है, वह जो कि रिलीज करता है, जिसे भोजन पचाने में मदद करता है। प्लस याद रखिएगा कि पिता वह जो कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, ये भी प्रश्न आपको बन सकता है। तो पित्त रस जो होता है वह पित्ताशय से यानी गॉल ब्लैडर से रिलीज होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी इससे रिलेटेड प्रश्न देखें तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ दिया, तो अगर पूछ दे सबसे बड़ा जो कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ा जो कि ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बड़ा हड्डी, सबसे बड़ी जो कि हड्डी कौन सी है? सबसे, याद रखिएगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी का बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होता है वह जांग की हड्डी होता है, जिसका नाम होता है फीमर। क्या नाम देते हैं हम लोग? फीमर देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? फीमर बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी पूछते हैं सबसे छोटी हड्डी सर क्या होता है, तो इसका याद रखिए स्टेपिस। क्या होता है? स्टेपिस। क्या होता है? स्टेपिस जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होता है हमारे शरीर का। क्या होता है? स्टेपीज, सॉरी स्टेपिस लिख दिए, स्टेपीज होता है। ठीक है, स्टेपीज, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी।
तो ये देखिएगा, इससे एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न जो कि आपको पूछी जाती है, इसलिए हम जो कि वन लाइनर प्रश्न लेके आए। तो आपको समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। लीवर किस काम आता है? लीवर जो होता है भोजन को पचाने के लिए काम आता है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। लीवर जो होता है बाइल से जो कि प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, यानी कि स्रावित करता है। वो कहाँ से करता है? गॉल ब्लैडर से करता है। अगर सबसे बड़ी हड्डी का बात करें, ग्रंथि पूछ दिया, अगर हड्डी पूछ दे तो सबसे बड़ी हड्डी जो कि होता है फीमर होता है, और सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टिपेज होता है। आप इसका जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा, प्रकाश जो वर्ष कहने का मतलब होता है एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसको कहेंगे? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा किसका है? ये दूरी का है। किसका है ये? दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। अब याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना दूरी को कहा जाता है? ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी होता है? याद रखिएगा 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना आता है? 12 किलोमीटर। क्या आता है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर को क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। अगर वही पूछ दे कि सर बताइए कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की अगर बोला जाए, प्रकाश की गति को भी याद रखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती, यानी कितना स्पीड से वह चलता है, तो याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। यूनिट 10 1000 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड जो कि प्रकाश क्या करती है? गमन करती है वायुमंडल में, ठीक है। याद रखिएगा सबसे जो कि नजदीक का देखा जाए तो अल्फा जो सेंटोरी है, जो सबसे नजदीक का अल्फा, सबसे नजदीक का अगर तारा देखा जाए अल्फा सेंटरी, अल्फा सेंटरी जो है सबसे नजदीक का तारा है, सबसे नजदीकी तारा। याद रखिएगा सबसे क्या है? नजदीकी तारा है, नजदीकी तारा है। सबसे नजदीकी तारा जो कि अल्फा सेंचुरी जिसको बोला जाता है, अल्फा सेंचुरी का जो कि दूरी देखा जाता है कितने प्रकाश वर्ष है? 4.3 लाइट ईयर्स। अगर याद रखिएगा इसको कितने दूरी है? 4.3 कितने हैं? 4.3 प्रकाश वर्ष है। कितना दूरी है? प्रकाश वर्ष। जीत है, देखिएगा अगर आपको जिंदगी में जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो आपको संघर्ष करना होगा, और संघर्ष हर पल होता है। अगर एक क्वेश्चन में बात किया जाए तो एक प्रश्न में भी संघर्ष आपको देखने के मिलेगा। एक प्रश्न पूछा कि प्रकाश वर्ष कितना होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9 दशमलव क्या है? 9 दशमलव आपको 46, 9 दशमलव कितना हो गया? 46। याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, जो कि दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। प्रकाश की गति कितना होता है वायुमंडल में? तो याद रखिएगा 3 इंटू 10 यानी कि 3 इंटू 10 क्या है? तो 5 या 3 लाख किलोमीटर। याद रखिएगा। अगर सबसे नजदीक का तारा का बात करें, सबसे नजदीक का तारा क्या है? अल्फा सेंटरी है, और अल्फा सेंटरी जो है 4.3 प्रकाश वर्ष जो कि दूर है। याद रखिएगा। और सबसे नजदीक ये हमारे अर्थ के, अगर देखा जाए सबसे अर्थ का, पृथ्वी के, किसके है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और आप या तो नोट डाउन करते चलिएगा, किसी भी पॉइंट के बारे में बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए देते हैं। तो वहां पे अगर विज्ञान से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर से कहा जाए तो क्या होता है, H2O जो होता है। क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र तो बता दिया। अब देखिए इससे हार्ड पूछेगा। अगर कहेगा भारी जल यानी भारी पानी, यानी कि कहे तो भारी जल, भारी क्या है, भारी जल का अगर सूत्र पूछ दे, क्या पूछ दे, भारी जल, भारी जल का क्या होगा, D2O, याद रखिएगा। भारी जल का पूछता है तो क्या याद रखिएगा, D2O याद रखिएगा। वही अगर पूछ दे बेकिंग सोडा, क्या होता है, बेकिंग सोडा पूछ दे, बेकिंग सोडा का पूछ दे, बेकिंग सोडा का पूछ दे तो क्या याद रखिएगा, NaHCO3, NaHCO3 याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का क्या याद रखिएगा, NaCH3। वही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ दिए, क्या पूछ दिए, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पूछ दे, ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ दे तो क्या याद रखिएगा, CaSO4, क्या याद रखिएगा, CaSO4, CaSO4 और लिखिएगा हाफ H2O याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये सारे जो कि प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी अगर पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस या धोने वाला सोडा कह दी जाए, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का अगर पूछ दे रासायनिक फॉर्मूला, धोने वाला सोडा क्या पूछ दे, धोने वाला सोडा का क्या होता है, धोने वाला सोडा का क्या होगा, Na2SO, Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या हो जाएगा, 10H2O। ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, ये सारे जो कि इंपॉर्टेंट जो कि केमिकल फॉर्मूला से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी पूछ देगा कि जो ये पूछता है कि चूना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोल दे CaCO3 होता है, जो कि इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो कि आपको हो जाता है संगमरमर जिसको कहे, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो कि प्रश्न क्या है आपके बोर्ड एग्जाम कह रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाले सवाल। ये प्रश्न कितना बार जो कि पूछा गया है। और भारी जल का बहुत सारे बच्चे जो कि H2O लगा के चले आते हैं। भारी जल अलग होता है जो कि इंडस्ट्रियल लाइन में यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा हो गया, ये हो गया इस, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि इसको हम लोग याद रखेंगे। ये BPSC में पूछा भी गया था। ये जो केमिकल फॉर्मूला है BPSC में पूछा भी गया था एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। जो ध्वनि होती है उसकी गति सबसे स्पीड किस माध्यम में होता है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है। तो याद रखिएगा ध्वनि की जो गति होती है वह सबसे अधिक जो कि ठोस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है। चलिए येलो ले लेते हैं, ठोस में पाई जाती है, ठीक है, येलो दिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें पाया जाता है, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में पाई जाती है। ठोस का बात करें तो सबसे जो होता है वह स्टील, याद रखिए स्टील में, इसमें याद रखिएगा स्टील में। स्टील में कितना होता है, याद रखिएगा स्टील में क्या हो जाता है 5120 जो कि मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जो ध्वनि का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड का बात करें, ध्वनि का स्पीड अगर बात करें तो 5120 जो कि मीटर पर सेकेंड होता है। किस में होता है, किस में होता है, याद रखिएगा स्टील में होता है। स्टील जो कि सबसे ठोस भी मानी जाती है। अगर वही कह दे सर बता दीजिए निर्वात में कितना है, क्या पूछ दे, निर्वात में, निर्वात में ध्वनि का चाल,
ध्वनि का चाल पूछ दे, निर्वात में ध्वनि का चाल कितना किलोमीटर होगा, कितना, याद रखिएगा ये 0 मीटर पर सेकेंड होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका स्पीड 0 हो जाता है स्पेस में जाने के बाद, इसीलिए हमें साउंड सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहां पे वैक्यूम होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर आप पूछ दे कि सर बताइए ध्वनि का अगर ताप बढ़ाए, ताप बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ध्वनि का जो गति होगा, ध्वनि का गति कैसा होगा, गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका गति बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिए बढ़ता है। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा ध्वनि का गति क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड प्रश्न की जाए क्या, ध्वनि का अगर ऐसा यूनिट, अगर यूनिट पूछा जाए तो हर्ज होता है, HZ, याद रखिए हर्ज, क्या बोलते हैं इसको, हर्ज बोलते हैं, हर्ज कहते हैं। ठीक है, हर्ज में मेजर किया जाता है, AZ से रिलेट करते हैं, और ध्वनि की जो कि मात्रा जो कि होता है, ह्यूमन बॉडी जो सुनने में होता है कितना आ जाता है, 20,000 हर्ज होता है। ठीक है, 20,000 हर्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा HZ, ये आपका स्पीड होता है। क्लियर है, क्लियर है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, हम सारे प्रश्न जो कि वन लाइनर लिए हैं और पूरा मिक्स करके चल रहे हैं, इसलिए आप लोग ये भी एक क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि प्रश्न हमारा क्या है, विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी जो डिजीज होती है वह कौन से विटामिन के कमी से होता है, याद रखिए, बताइए रतौंधी जो है किस विटामिन के कमी से होता है, तो याद रखिएगा रतौंधी का जो डिजीज होता है जिससे हम लोग थोड़ा सा डीम लाइट में नहीं दिखने लगता है, वह विटामिन कौन सा होता है, याद रखिएगा विटामिन कौन सा होगा, विटामिन ए की कमी से होगा। कौन से विटामिन होगा, विटामिन ए। अगर प्रश्न बहुत सारे BPSC में पूछा गया कि वासा में घुलनशील विटामिन, क्या क्या चीज में, वासा में, वासा में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन, वासा में घुलनशील विटामिन का क्या नाम होगा, बताइए, वासा में घुलनशील विटामिन जो होगा क्या होगा, याद रखिएगा ADKE, एरेके, याद रखिए एरेके, ADKE जो कि क्या होता है, वासा में घुलनशील। अगर वही पूछ दे कि पानी में घुलनशील क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, बी कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा बी कॉम्प्लेक्स, जो कि जल में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपको क्या होगा, बी कॉम्प्लेक्स में होगा B1, B2, B3, ये सारे B12 तक जितने होते हैं सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पानी में घुलनशील होता है। और याद रखिएगा विटामिन ए का जो कि अगर हम कहें वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखिएगा क्या होता है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या याद रखिएगा, रेटिनॉल, क्या होता है इसका, याद रखिएगा रेटिनॉल कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का जो कि वैज्ञानिक नाम आप क्या ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत सारे इंपोर्टेंट जो कि रिलेटेड प्रश्न कर लिए। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए की कमी से और कौन बीमारी हो सकता है, अगर मान लीजिए कभी रतौंधी तो सबसे फेमस है, ये हमेशा पूछा जाता है, लेकिन और क्या होता है, क्या होता है, याद रखिएगा कौन सा डिजीज होगा, रतौंधी के अलावे होगा, क्या होता है, क्या होता है, जीरो हाथमिया, क्या होता है, जीरोथाल्मिया जो कि डिजीज होता है, जो कि विटामिन
विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन ए की। रतौंधी के अलावे जो ये विटामिन बीमारी जो होता है ये होता है जेरोफ्थाल्मिया। क्या? जेरोफ्थाल्मिया। ठीक है, याद रखिएगा, जेरोफ्थाल्मिया जो कि ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज है, याद रहेगा। और भी अगर हम लोग डिजीज का बात करें तो विटामिन बी1 से क्या होता है? विटामिन बी1 से बेरी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? विटामिन बी से बेरी। सी से क्या होगा? एस्कॉर्बी। जिससे क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बी डिजीज होता है। और याद रखिए विटामिन ए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। डी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स हो गया। ठीक है, विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स हो गया। और विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। सी से स्कर्वी। बी3 से पेलाग्रा जो कि होता है बी3, जैसे बी से बी1 हो गया ये। और वही अगर बी3 जो होता है, बी3 से क्या जाता है? पेलाग्रा जो कि डिजीज होता है ये हो जाता है। ठीक है, ये इसकी कमी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो कि आपके हैं एग्जाम के लिए। क्या है? किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो ये सारे विटामिन से रिलेटेड इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पूछे भी गए हैं कितना बार, तो विटामिन ए का जो कि वैज्ञानिक नाम जैसे रेटिनॉल है ये पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, याद है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर मंजिल पाना बहुत मुश्किल है। तो वही कहता है कि आपको हौसला बना के रखना होगा, अगर मंजिल की लालसा रखे हैं तो हौसला बनाए रखिए। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो जरूर विज्ञान के एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। और आपको प्रश्न एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे रिलेटेड जो कि प्रश्न हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि न्यूटन्स का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन साहब जो नियम दिए वह जो नियम है किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा न्यूटन का पहला जो नियम है वह किससे संबंधित है? जड़त्व से। किससे संबंधित है ये? जड़त्व से। किससे संबंधित है? जड़त्व से। न्यूटन साहब का जो पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। और अगर बात किया जाए कि न्यूटन का पहला नियम जो कि किसके अवधारणा पर आधारित है, तो याद रखिएगा गैलीलियो साहब। गैलीलियो क्या है? गैलीली जो थे उन्हीं के जो कि संदर्भ में जो कि गैलीलियो साहब पे ही है। ठीक है, अगर वही पूछ दे कि सर बता दीजिए सेकेंड जो नियम है, सेकेंड लॉ, जो कि दूसरा जो कि नियम, दूसरा न्यूटन का सेकेंड नियम, न्यूटन का याद रखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ये बता दीजिए। न्यूटन का तीसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए ये किससे संबंधित है? संवेग से। क्या चीज से संबंधित है? संवेग से। संवेग से, जिसको हम लोग F = ma भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? F = ma। दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से। पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला जो नियम है जड़त्व से संबंधित है, और दूसरा जो न्यूटन साहब का नियम है वह संयोग से रिलेटेड है, और तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। किसके है? क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो दूसरा एक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो न्यूटन का पहला जो नियम है जड़त्व से संबंधित है, दूसरा जो नियम किससे संबंधित है? आपको याद रखना होगा संवेग से संबंधित है, जिसका हम लोग फॉर्मूला भी याद रखिएगा, F = ma होता है। और जो न्यूटन थर्ड लॉ जो कहता है वह है आपका जो कि एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा लेक्चर।
हम समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी उससे निकल के आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम रिवाइज करते चले हैं। ठीक है, चलिए अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पे आपको जो कि सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलता है। और सामान्य विज्ञान से अगर बीपीएससी टीआरई के स्टूडेंट है तो आपको 30 मार्क्स जो कि बीपीएससी जो कि पूछता है विज्ञान से। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का क्या है पूरा नाम? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या होता है ये? डीऑक्सी, क्या होता है? डीऑक्सी। डीएनए का फुल फॉर्म अगर याद पूछा जाए तो डीऑक्सी डीऑक्सी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या होता है ये? एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी जो कि डीएनए का। ठीक है, अगर डीएनए का खोज का बात की है तो वह कब खोजा गया था? याद रखिएगा 1869 में। कब खोजा गया था? 1869 में खोजी की गई थी। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का खोज जो कि कब किया गया था? जो कि आपको 1869 किसके द्वारा किया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? डबल हेलिक्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि दो टर्म में खोजा गया था। ये कितने टर्म में? 2 टर्म में। एक जो कि आपको 1953 में डबल हेलिक्स जिसको बोला जाता है, 1953 में जो कि खोजा गया था, इसको डबल हेलिक्स क्या होता है? इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स संरचना क्या जाता है? क्या आता है? डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो कि 1950 पहला चरण जो कि 1869 में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज की गई थी। दूसरा जो कि आपको कब खोजा गया था? जो कि डबल है ये खोजा गया था किसके द्वारा? क्रिक और जेम्स वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिक, याद रखिएगा, क्रिक साहब और क्रिक साहब के द्वारा। और कौन थे उनके साथ में? और थे जेम्स वाटसन थे। क्या थे? जेम्स वाटसन। ठीक है, जेम्स वाटसन के द्वारा खोजा गया था, जेम्स वाटसन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो डीएनए का जो खोज किया गया था 2 चरणों में खोज की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये पहला जो टर्म था 1869 में खोज की गई थी। फिर दूसरा बार जो कि इसको डबल हेलिक्स संरचना बोला जाता है कि डबल हेलिक्स संरचना 1953 में क्रिक और जेम्स वाटसन के द्वारा खोज की गई थी। ये 2 चरणों में जो कि इस खोज को संपादित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी कहा जाता है कि जिंदगी में गम है और गम में हमें हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पी रहने के लिए हमें खुश मिजाज होने के लिए कुछ न कुछ जो कि चीजें करनी रहती है, और वही चीज होता है। और नहीं होता है उसके लिए बन गया लाफिंग गैस जिसको हंसने वाली गैस कहा जाता है। किस गैस को बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आप लोग याद रखिएगा, N2O कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रस। क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। अगर लाफिंग गैस को अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वह कितने देर तक हैप्पी रख सकता है? 1 से 5 मिनट। ये कितने देर तक ये काम वर्क करता है? 1 to
5 मिनट तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कितना मिनट? 1 से लेकर 1 to 5 मिनट तक आप इसको नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो लाफिंग गैस आप समझ गए। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? एनटीओ के बोलते हैं, जिसको खोज किया किसके द्वारा किया गया था? वो जो कि आपको किया गया था 1772 में। कब किया गया था? 1772 में किया गया था। इसका जो खोज था एनटीओ जो गैस था उसका खोज क्या किया गया था 1772 में, जो कि प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिस्टले जो साहब थे, जेम्स प्रिस्टले। जेम्स प्रिस्टले। जेम्स प्रिस्टले के द्वारा जो कि 1772 में जो कि खोज की गई थी नाइट्रिक एसिड गैस का। इसका प्रभाव याद रखिएगा 1 to 5 मिनट होता है। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। N2O से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये जेम्स प्रिस्टले। और ये बहुत सारे जो कि लाफिंग गैस का यूटिलाइज जो कि जैसे बहुत सारे शो में किया जाता है। लाफिंग शो जैसे कपिल जी का भी है, उसमें भी किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शो में भी इस गैस का यूटिलाइज किया जाता है, जो कि हंसाने के लिए। इसीलिए देखते हुए बिना काम के भी हंसते रहता है। ठीक है, तो लाफिंग ऐसे भी हंसना हमारे सेहत के लिए भी सही है, लेकिन बलजोरी हंसना सेहत के लिए खतरनाक भी होता है। सूर्य में ऊर्जा का, आप पढ़िए, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सूर्य में प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होता है? नाभिकीय। सूर्य में जो ऊर्जा का जो ये होता है उत्सर्जन होता है, वह क्या होता है? याद रखिएगा, नाभिकीय। नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन जो कि नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? 2 गैसेस पाई जाती है सूर्य में। कौन सी गैस पाई जाती है? याद रखिएगा, सूर्य में जो कि हाइड्रोजन और कौन सी गैस होती है? और आपको इसमें पाया जाता है हीलियम। क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? तो He कहते हैं, और ये होता है आपको हाइड्रोजन का H होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का H और हीलियम होता है। तो सिंपली से याद रखिएगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का नाभिकीय संलयन में जो होता है हीलियम, जो कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन जो गैस होता है He जो होता है वह किस में कन्वर्ट होता है? इसमें आ जाता है, हीलियम बन जाता है। और उसी प्रक्रिया में जो कि ऊर्जा का क्या आता है? बहुत मात्रा में जो कि रिलीज करता है ऊर्जा को। ठीक है, और यह नाभिकीय जो संलयन जो होता है वह कहाँ पे होता है? कोर में होता है, केंद्र में होता है, सेंटर में। केंद्र का है, सेंटर का है, या इसको कहे तो कोर रीजन में होता है। ठीक है, याद रखिए नाभिकीय संलयन कहाँ पे होता है? कोर रीजन में होता है। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का जो कि उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा आता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम जो कि उसमें होता है। ठीक है, सूर्य में होगा, जितने भी स्टार्स होते हैं वो सारे में इसी प्रक्रिया से होती है, यानी सन इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये इंफॉर्मेशन ठीक सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अगर हार्ट का बात करें तो उसमें कक्ष जो होता है, पार्ट कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव हृदय में कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। अगर बात किया जाए तो एक होता है दाया 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 निलय और बायां निलय ठीक है, दाया निलय राइट और लेफ्ट, दाया निलय और बायां, यानी कि दाया आलिंद, क्या बोलते हैं इसको? आलिंद, और बायां आलिंद, क्या बोलते हैं? बायां आलिंद होता है। ठीक है, दाया आलिंद कह सकते हैं और बायां आलिंद। ठीक है, ये 4 जो कि चेंबर्स होते हैं। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं, आर्टरीज और वेंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टरीज और वेंट्रीज। आर्टरीज और ये जो हमारा होता है वेंट्रीज कहलाता है। आलिंद को
और इसको आर्टरीज कहा जाता है। ठीक है, आर्टरीज और वेंट्रीज होता है। क्लियर है? तो मानव हृदय में जो कि 4 अक्ष होते हैं, बहुत सारे जीव में 2 अक्ष भी होते हैं। जैसे मछलियां में कितने चैम्बर होते हैं? याद रखिएगा, मछली में जो कि आप अगर देखिए जाए, हृदय कक्ष की बात करें, मछली में हृदय कक्ष कितने होते हैं? मछली में जो कि हृदय कक्ष कितने होते हैं? हृदय कक्ष जो कि आपको होता है 2 हो जाता है। कितना होता है? 2 होता है। और देखिएगा बहुत सारे जीव में 3 भी होता है। देखिए उभयचर जो होते हैं, उभयचर में अगर बात किया जाए, उभयचर जीव जो होता है, उभयचर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होता है। कितने कक्ष होता है? 3 कक्ष होता है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, उदाहरण में याद रखिएगा, मेंढक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। टोंड जो होता है, टोंड, उसमें या सेलेमेंडर जो होता है उसमें भी आपको कितना होता है? 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? सेलेमेंडर में भी 3 होते हैं। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा। मानव हृदय में जो कि कक्ष की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। दायां निलय, बायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। ठीक है, मछली में अगर देखा जाए, मछली में जो कि आपको 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? मछली में आपको 2 ही होते हैं। ठीक है, मछली में आपका कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अगर बात किया जाए, मछली का बात किया जाए और उभयचर का बात किया जाए, उभयचर में कितने होते हैं? उभयचर में जो कि आपको मेंढक हो गया, टोंड हो गया, सेलिमेंडर हो गया, ये सारे में जो कि 3 जो कि कक्ष पाया जाता है, हृदय कक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी बच्चे जो कि देख रहे होंगे, सारे बच्चे जो कि लाइक, सब्सक्राइब और जो कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा लगभग में सेकेंड लेक्चर्स है। और इस चैनल को, क्योंकि अभी तक ये जो न्यू चैनल है, क्योंकि हमारे साथ जो कि बहुत सारे टीम्स है वो वर्क कर रहे हैं, और इसमें हम जो कि पहला क्लास जो कि आज ले रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से कहेंगे कि सपोर्ट कीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बीपीएससी लेवल के एग्जाम्स जो कि देने वाले हैं, या एसएससी हो, जीडी हो, तो आपको विज्ञान के प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो गलनांक का बात किया जाए तो सबसे अधिक होता है, किसका होता है? जो आप बल्ब में यूज किया जाता है। आप देखे होइएगा, जो बल्ब आप यूज करते होइएगा तो उसमें आप देखे होइएगा कि बल्ब जो होता है उसमें यूज करते होइएगा। ठीक है, इसमें देखे होइएगा, इसमें जो ये ऐसे जो वायर यूज होता है तो बोला जाता है गलनांक सबसे अधिक किसका होता है? टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि सबसे अधिक जो कि गलनांक का अगर टेम्परेचर चाहिए होता है तो टंगस्टन होता है, जिसको फिलामेंट में यूज किया जाता है। लगभग उसका कितना टेम्परेचर चाहिए था? 3422 डिग्री, यानी कि कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड जब हीट मिलेगा तब जाके यह टंगस्टन जो कि मेल्ट करता है, पिघलता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर जो कि झेल सकता है। ठीक है, बहुत सारे तो जैसे आप कम तापमान पे, बहुत सारे रूम टेम्परेचर पे अगर देखिएगा, पारा को देखिए, पारा पारा मात्र जो कि आपको सबसे कम तापमान पे हो जाएगा, मात्र 39 अगर डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वह मेल्ट कर जाता है, यानी कि पिघल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, गलनांक इतना सबसे कम गलनांक होता है। पारा हो गया, गैलियम हो गया, गैलियम का इससे भी कम होता है। गैलियम जो धातु होते हैं, गैलियम का इससे भी कम कितना आता है आपको? मात्र 29, मात्र क्या आ जाता है? 29 डिग्री 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पिघल जाएगा। वही अगर लोहा का बात करें,
लोहा का बात करें तो कितना होता है, आयरन का बात करें कितना होगा, लोहा का बात करें, लोहा का अगर गलनांक कितना होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, तो लोहा का मात्र जो 1538। अगर सोना का बात करें, सोना जो होता है धातु उसका, सोना का कितना होगा 1069 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सीसा का बात करें, सीसा लेड जिसको बोलते हैं, सीसा का अगर गलनांक पूछ दे तो कितना याद रखिएगा 329। क्या याद रखिएगा 329 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 329 डिग्री, या यहाँ 329 याद रख सकते हैं, या 27 याद रखिएगा, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इतना सारे चीज जो कि अगर आपको जो कि गलनांक से रिलेटेड, धातु का गलनांक सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो टंगस्टन का होता है, सबसे ज्यादा जो कि 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह पिघलता है। लोहा ज्यादा नहीं होता, 1538 डिग्री पर वह क्या होगा पिघल जाएगा। सोना जो कि 1069 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाएगा, ठीक है, 1069 डिग्री। और जो कि सीसा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और वही अगर लोएस्ट का बात करें तो पारा जो कि बहुत ही कम तापमान पे आपको ये आ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें आ जाता है पारा जो है वह बहुत कम तापमान पे आ जाता है, क्लियर है, पारा बहुत कम तापमान पे ये आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो कि लेक्चर हमारा कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम जो कि अब रेगुलर जो कि कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए यहाँ पे लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आसपास के बच्चे हैं तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि कॉम्पिटिटिव क्लास भी स्टार्ट हो गया। याद रखिएगा जो कि ड्रीम जॉब है, अगर यहाँ पे ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं, क्या है ऑफलाइन अगर सेंटर पे आना चाहते हैं, ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हो तो याद रखिएगा ऑफलाइन सेंटर पे आने के लिए आपको बकरी चौक है वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। बकरी चौक है हमारा जो कि चैनल स्टडी सेंटर है, जहाँ पे ऑफलाइन बोर्ड लगा हुआ है पीके स्टडी सेंटर का, पीके स्टडी सेंटर का बोर्ड लगा हुआ, ये आपको बोर्ड आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप आ जाइएगा, ठीक है। अगर आने में दिक्कत होगा तो 7033906462 पे जरूर व्हाट्सअप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो कि कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, आराम से यहाँ पे ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे जो कि, और जीएस तो हम ले ही रहे जीएस, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, और जो कि और भी टीचर्स हैं जो कि क्लासेस के लिए भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी होता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू।